अब इसमें बेईमानी की बात बता दूं, हिंदुस्तान का पूरा अपोजिशन, हिंदुस्तान के पूरे जो इकोनॉमिस्ट हैं वो सारे गधे हैं। मैं गधे शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ कि उनको ये नहीं पता कि जो 42 रुपए पेट्रोल है उस पे जो 32 रुपए टैक्स लगता है, इसका मतलब पेट्रोल की कीमत पर 76% टैक्स, 76% टैक्स केंद्र सरकार ने लगा रखा है। उस पे 23% मैक्सिमम वेट है जो सरकारें लगाती है, राज्य सरकारें। तो 23% वाले को ये दोष दे रहे हैं कि इनकी वजह से पेट्रोल के दाम ज्यादा हैं, ये नहीं बता रहे कि 76% मैंने बढ़ा रखे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और कई इश्यूज़ पर हम रविंद्र कुमार जी से बात कर रहे हैं और इश्यूज़ बहुत ही अहम हैं। अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी एक तकरीर के दौरान जो कोरोना के बारे में वो बोल रहे थे, उसमें अचानक पेट्रोल और डीजल की कीमत की तरफ आए और उन्होंने उन अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स का नाम लिया जिनके बारे में कहा कि वो कोऑपरेट नहीं कर रहे, अगर वो टैक्स कुछ कम कर दें तो लोगों को राहत मिल सकती है। ये राहत कैसी हो सकती है, देश के अलग अलग राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में क्या फ़र्क है और क्या कुछ है मोदी जी की मंशा इस वक्त ये बात कहने की, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा अयोध्या में एक मस्जिद के सामने कुछ एक वाकया हुआ जिसमें कुछ लोगों के खिलाफ एनएसए लगाया, उसमें भी बहुत ही दिलचस्प फैक्ट्स सामने आ रहे हैं। फैक्ट्स ये हैं कि कुछ हिंदुओं ने मुसलमान का चेहरा मोहरा धारण करके और वो गड़बड़ कर रहे थे और जब पकड़े गए पुलिस ने उन पर एनएसए लगाया, लेकिन बाद में पता चला, अफसोस की बात है कि वो हिंदू थे। ये मुझे अफसोस ये इसलिए कहना पड़ रहा है, बहुत ही मैं दुखे हुए दिल से ये बात कह रहा हूं, क्योंकि पुलिस ने बहुत बार ये साबित किया है कि कहीं भी अगर कोई घटना होती है उसे सांप्रदायिक रंग दिया जाता है और जिन पर हमले होते हैं उन्हीं को पकड़ करके कहा जाता है कि यही मुजरिम है। उस पर हम बात करेंगे। और उसके अलावा देश भर में जो महंगाई का जो एक तरह से हमारे सभी के ऊपर जो एक मुसीबत आ रही है, जिसमें 300 रुपए किलो के नींबू और क्या क्या चीज़ें हमें खरीदनी पड़ रही हैं या नहीं खरीद सकते हम लोग, वो सब कुछ क्या है, इस पर बात करेंगे। रविंद्र कुमार जी, वेलकम है आपका, मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया। आप ये बताइए कि मोदी जी वो हल तो नहीं बता पाए पेट्रोल डीजल का जो असली हल होना चाहिए। आप मोदी जी के बयान को किस तरह से देख रहे हैं, पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा। मीडिया स्टार वर्ल्ड चैनल को फ्रीलांस स्क्रिप्ट लिखने वालों, वॉइस ओवर आर्टिस्ट्स और वीडियो एडिटर्स की जल्द जरूरत है। अपने घर से काम करने का बेहतरीन मौका। उम्मीदवार अपने बायोडेटा और एप्लीकेशन के साथ हमारे ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल है editor.mediastarworld@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 8287963622। मैसेज के शुरू में एप्लीकेशन लिखना ना भूलें। बयान मैंने भी देखा, आपने भी देखा होगा। जी 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 बिल्कुल। कि चर्चा होनी थी कोविड के अरेंजमेंट पे। हाँ। उन्होंने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुला रखा था। हाँ। और चर्चा के दौरान अचानक जैसे बम फोड़ दिया जाए। हाँ। मोदी जी ने पेट्रोल के बढ़ते हुए दामों की बात की। हाँ। और दामों की बात करते हुए उन्होंने कई राज्यों का नाम लिया। हाँ। और बताया कि वहाँ पर पेट्रोल के प्राइस क्या हैं। हाँ। उन्होंने कहा कि राजस्थान में 118 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा है। हाँ। मध्य प्रदेश में 119 रुपये मिल रहा है। हाँ। और बम्बई में 120 रुपये से ज़्यादा मिल रहा है। हाँ। असम में जो 105 रुपये मिल रहा है। हाँ। यूपी में जो है 112 रुपये मिल रहा है। यानी को तैयारी करके आए थे। हाँ। ये अचानक उनकी दिमाग की उपज नहीं है। हाँ। कि दिमाग में खुजली हुई। हाँ, और उन्होंने बात डाली, उनके पास स्लिप तैयार थी, वो तैयारी करके आए थे।
और उन्होंने लुब्बो लुबाब में ये बताया कि पेट्रोल के दाम जो बढ़ रहे हैं उसके लिए विपक्ष के राज्यों की राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं। यानी कि सारा ठीकरा जो है अपने पाप का, जैसे किसी के यानी कई बार होता है ना कि किसी औरत के गर्भ ठहर गया और वो अपने इस गर्भ के पाप का जो आरोप है किसी साधु पे लगा दे कि भाई तेरी वजह से ये बच्चा मेरे पेट में आ गया। तो इस तरह का काम मोदी जी ने किया। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह आदमी झूठ भी बोलता है, बड़ी सफाई से बोलता है, बड़ी चतुराई से बोलता है और ये सिद्ध करके बोलता है कि मेरे हाथ पांव तो बिल्कुल साफ हैं। यानी झूठ करतूत अपनी और इल्जाम दूसरे पे। तो मैंने उसकी फिर खोज की। तो खोज करने के बाद 4 बातें मुझे पता चली। पहली बात ये पता चली कि मनमोहन सिंह के टाइम में पेट्रोल के दाम मैक्सिमम 71 रुपए थोड़े समय के लिए रहे। मोदी जी के टाइम में ये 128 रुपए तक भी पहुंचे हिंदुस्तान। 2014 से लेकर 2016 तक, जबकि पूरी दुनिया में पेट्रोल के दाम गिर रहे थे, मनमोहन सिंह के समय में पेट्रोल के दाम $143 पर बैरल हुए, तब हिंदुस्तान में आधे दाम पे मतलब 71 रुपए का पेट्रोल मिलता था। मोदी जी के टाइम में इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल का दाम जो है $45, $42, $41 रहा। और तब उन्होंने पेट्रोल के दाम में 2014 से लेकर 2016 तक 11 रुपए बढ़ाए। 11 रुपए बढ़ाए, यानी दुनिया में कम हो रहे थे, कम हो रहा था और ये पेट्रोल का दाम 1/3 से नीचे चला गया। तो दिल्ली में, हिंदुस्तान में पेट्रोल जो है मैक्सिमम उस समय 28 रुपए लीटर मिलना चाहिए। जी। तब जब मोदी जी ने उसके दाम बढ़ाकर जो है 11 रुपए सरकारी टैक्स बढ़ा दिया। फिर 2016 से 18 के बीच में केंद्र सरकार ने पेट्रोल के दाम दुनिया में और कम हो गए, $28 प्रति बैरल हो गए, तब 4 रुपए की कमी की। उसके बाद जो सबसे बड़ी नासाफत की बात है, ये जो बताते हैं कि भाई हमने कैसे लोगों का भला किया, वो ये हुआ, मैं हमेशा पहले भी कहता हूं कि जिस दिन हिंदुस्तान में कोरोना का लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ, उस दिन अंतिम प्रस्ताव जो संसद में रखा गया वो निर्मला सीतारमण ने रखा कि हम जो है पेट्रोल के दाम 1 साल के भीतर 10 रुपए बढ़ाएंगे और डीजल के दाम जो है 13 रुपए 80 पैसे बढ़ाएंगे। अच्छा, ये यानी कि पूरी दुनिया में ये, यानी सरकार को पता था, मोदी जी को रात को पता था, सुबह ही पहले पता था कि आज लॉकडाउन लगाऊंगा तो पार्लियामेंट लगेगी नहीं, तो उन्होंने कहा ये आखिरी बिल पास करा लो, और आखिरी बिल उन्होंने पास करा लिया। अब सरकार का चतुराई का जो पैतरा है वो दूसरा मैं आपको बताता हूं, वो ये है कि वो ये बताते हैं कि पेट्रोल के एक्चुअल कॉस्ट तो 42 रुपए पड़ती है, केंद्र सरकार ने 32 रुपए उस पर टैक्स लगा रखा है और उसके ऊपर 4 रुपए जो है वो जो डीलर होते हैं उनको देने पड़ते हैं और 23% जो है राज्य सरकारों ने वैट लगा रखा है। अब इसमें बेईमानी की बात बता दूं, हिंदुस्तान का पूरा अपोजिशन, हिंदुस्तान के पूरे जो इकोनॉमिस्ट है वो सारे गधे हैं। मैं गधे शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, वो इसलिए कर रहा हूं कि उनको ये नहीं पता कि जो 42 रुपए पेट्रोल है उस पे जो 32 रुपए टैक्स लगता है, इसका मतलब पेट्रोल की कीमत पर 76% टैक्स, 76% टैक्स केंद्र सरकार ने लगा रखा है। और केंद्र सरकार ने लगा रखा है, उसके बाद जो उसकी वैल्यू बढ़ती है, मान लो 42 रुपए प्लस 32 रुपए तो ये हो जाता है 74 रुपए और 4 रुपए हो जाता है उसका डीलर का कमीशन, तो 78 रुपए। उस पे 23% मैक्सिमम वेट है जो सरकारें लगाती है, राज्य सरकारें। तो 23% वाले को ये दोष दे रहे हैं कि इनकी वजह से पेट्रोल के दाम ज्यादा हैं, ये नहीं बता रहे कि 76% मैंने बढ़ा रखे। ये है बहुत ही अहम बात है, 76% टैक्स। आप सोचिए कि कोई चीज 100 रुपए की हो और आपको 176 रुपए की मिले, ये आप समझिए टैक्स लगाने, टैक्स में यानी आप समझिए पेट्रोल में सरकार का योगदान क्या है, कुछ नहीं भाई, आटे में नमक के बराबर टैक्स होना चाहिए। बिल्कुल, टैक्स ऐसा होना चाहिए जो आपको तकलीफ ना दे। टैक्स का मतलब ये है, ये ना हो कि आप बनियान खरीदने गए तो उसे कहा कच्चा भी यहीं छोड़ जाओ। जी। तो केंद्र सरकार तो डकैती पे लगी हुई है। अब तीसरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ वो और भी विचित्र है, वो ये है कि इस साल हमने जो इंटरनेशनल मार्केट से ऑयल जो है इंपोर्ट किया, वो 4.5 लाख करोड़ का ऑयल इंपोर्ट किया 2020-21 में और 21 और 22 में। अब 21-22 का जो 4.5 लाख करोड़ रुपए का हमने पेट्रोल खरीदा, उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 लाख करोड़ रुपए कमाए। ये अच्छा, एक मनमोहन सिंह के टाइम में जो है मैक्सिमम सरकार कमाती थी 28,000 करोड़ रुपए, 28,000 और उसका 10 गुना जो है मोदी जी ने इस दौरान वसूल लिया लोगों से
टैक्स पे, जी पेट्रोल के टैक्स पे। और आप देखेंगे 2014 से लेकर 2022 तक केंद्र सरकार ने 25 लाख करोड़ रुपए लोगों से पेट्रोल, डीजल और गैस के टैक्स के नाम पे वसूले हैं। यानी ये जो गुर्बत है उसकी सीधे जिम्मेदार सरकार है। हाँ, ये सरकार का कोई योगदान नहीं। देखिए, इतनी बड़ी रकम आपकी जेब से काट ली जाए, जेब आपकी, और आपको ये महसूस ना होने दिया जाए, और फिर ये कहा जाए कि साहब हम सरकार हैं। और अच्छा, टैक्स का भी बड़ा अजीब मामला है। गाड़ी जब आप खरीदो, आजकल तो नई गाड़ी अगर खरीदो तो 30 से 50 हजार रुपए तक तो रोड टैक्स चला जाता है। उसके बाद पेट्रोल डीजल खरीदने में इतना टैक्स, उसके बाद फिर जब सड़क पे आप चलो तो टोल टैक्स, यानी सड़क पर चलने के आप पैसे दे चुके पहले, फिर आपने सड़कों के डेवलपमेंट के लिए इसमें पेट्रोल में जो टैक्स होता है उसमें कहा जाता है कि साहब सड़कें अच्छी बनाने के लिए भी पैसा चाहिए, वो वहां पे भी आपने दे दिया। यानी आपने टैक्स तो भूल गए पार्किंग का। हाँ, पार्किंग तो गाड़ी जहां कहीं खड़ी होगी वो एक अलग से एक चीज होगी, लेकिन उसका भी टैक्स। हाँ, उसका भी टैक्स। मतलब आपने घर बना दिया, आपने जमीन खरीद ली, सब कुछ तैयार हो गया, अब आप उसमें रहना चाहते हो, आपके अपने बनाए हुए घर में, उसमें भी आपको किराया देना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसी हालत होगी। बिल्कुल क्यों नहीं? बिल्कुल। तो हाँ, ये है सब लोगों की गुर्बत की असल वजह, ये समझ में आती है। अब मोदी जी ने जो कहा कि आप अपना वेट कम कर लो, हाँ। तो वेट जो होता है एड वैलोर में लगता है, परसेंटेज में लगता है। अगर केंद्र सरकार अपना टैक्स बढ़ाती है तो उसका असर जो है वेट अपने आप उसके परसेंटेज में, उसके प्रोपोर्शन बढ़ जाएगा। अपने टैक्स को कम नहीं किया 76% को, ये नहीं बताया किसी ने आज तक। ये नहीं आपको भी नहीं पता होगा। 76% आप टैक्स लेते हो और राज्य सरकार को कह रहे हो कि तुम जो 30%, 32% या 23% जो वेट लगा रहे हो ये कम करो, ये कम करोगे तो इससे महंगाई कम होगी। अरे भाई, तुम ये अपने जहां से गंगा बह रही है वहीं पे गंदगी करना बंद कर दोगे तो गंगा तो आप समझो कलकत्ता तक पवित्र रहेगी। बिल्कुल। तो खुद गंगा को या पवित्र करते हैं और फिर जो ठीकरा जो विपक्ष पे फोड़ते हैं और ये बताते हैं कि मैं तो बड़ा ईमानदार हूं, मैं बड़ा चाहता हूं कि लोगों की जो है दुख तकलीफ खत्म हो। भाई, तकलीफ तो तुमने ही हमारे पिछवाड़े में लगा, इतनी खतरनाक तकलीफ। अच्छा देखिए, आप ये ना सोचें कि मेरे पास तो गाड़ी नहीं है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप खाना तो खाते हैं, हर चीज पर कीमत बढ़ती है जब ईंधन पर कीमत बढ़ती है। बिल्कुल। आप बिल्कुल ये ना सोचें कि हम गांव में रहते हैं, हम तो साइकिल पे चल लेंगे और हम पे क्या फर्क पड़ता है। फर्क जरूर पड़ता है। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था साहब, बहुत ही दिलचस्प, मतलब इतने ढीठ हो गए ये अंधभक्त। तो एक साहब कहता है कि साहब पेट्रोल 2000 रुपए लीटर होना चाहिए, इसलिए कि जो कूड़ा उठाने वाला है वो भी मोटरसाइकिल पे चल रहा है और हम भी चल रहे हैं, हमारी अमीरी कैसे दिखेगी, हम 2000 रुपए। ऐसा है, वो जो है अंधभक्त होगा दूसरा, और दूसरा उसको गलत फहमी होगी मैं अमीर हूँ। उसके बच्चे उसको जूते मारते होंगे। बिल्कुल। तू जो है इतना मोटा सांड हो रहा है और मोटरसाइकिल पे चल रहा है, कम से कम पैदल चल तो तेरी सेहत भी ठीक रहेगी, तेरा दवाइयों का खर्चा भी कम होगा और तेरी ये बकवास भी नहीं सुननी पड़ेगी। और यानी दूसरे को मोटरसाइकिल पे चलने का हक नहीं है, सिर्फ हमें होनी चाहिए और सड़क बिल्कुल साफ मिलेगी हमें। तो ये अजीब सनकी किस्म के लोग, बेवकूफ किस्म के लोग जो ये नहीं देख रहे कि मेरे ही बच्चे का गला घुट रहा है और मैं बोलता चला जा रहा हूं, ये अंधभक्ति की आखिरी एक तरह से ऐसी निशानियां, पराकाष्ठा है जी। ये तो ये पेट्रोल के बारे में आपने इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से बता दिया कि किस तरह से सरकार कितना पैसा लूट रही है, हमारी जेब मुसलसल काटने की जिम्मेदार सरकार है, ये बात खुल करके सामने आई। अच्छा, अब मैं बात करना चाहता हूं ये अयोध्या में क्या वाकया हुआ है, क्योंकि अयोध्या एक पवित्र नगरी, राम मंदिर के लिए और धर्म के लिए, और बहुत से मंदिर वहां पर हैं, लोग जाते हैं वहां पर। वहां जो ताज़ा वाकया हुआ वो क्या कुछ है? देखिए, ऐसा है कि 7 लोग थे, एक मनोज कुमार मिश्रा जो उसके अगुआ हैं, उन्होंने जो है एक योजना बनाई अपने साथियों के साथ। उनमें 3 ब्राह्मण हैं, एक बनिया लाला है, एक दलित है और एक अति दलित है। अच्छा। इन सारे ने बुद्धि लगाई कि मुसलमानों ने जहांगीरपुरी में कुछ दंगा फसाद किया, तो इसका बदला लेना चाहिए। तो इसका बदला लेने के लिए उन्होंने क्या किया कि थोड़ा गोश्त खरीदा, कुरान शरीफ खरीदी, टोपी खरीदी और मुल्लों का भेष बना लिया। और ये मोटरसाइकिल लेके चले कि भाई किसी मस्जिद में ये जो है हम डाल के मस्जिद में खलल डालेंगे। और फिर इसकी वीडियो उन्होंने खुद बनाई। वीडियो इसलिए बनाई कि ताकि ये दिखाएंगे कि भाई ये मुल्ले जो है अपनी मस्जिदों में सामान डालकर, नापाक चीजें डालकर, और हिंदू नहीं, ये मुल्ले कर रहे हैं ताकि ये जब ये शोर मचाएंगे तो हम कहेंगे देखो इन्होंने तो डाली है, ये जालीदार, ये यही तो लोग हैं। खुद ही बनाई थी उन्होंने और
खुद बनाने के बाद उन्होंने जो है पहले एक मस्जिद पे गए, तो वहाँ क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल जो यूपी में बोलते हैं मोबाइल पुलिस की वैन पुलिस वाली, वो खड़ी थी। फिर दूसरी मस्जिद गए, वहां खड़ी थी। अंततः उन्हें 3 मस्जिदें मिली, वो 3 मस्जिदों में डाला है। अच्छा। और डाला के उन्होंने अपनी वीडियो बना ली। उसकी जब जांच हुई, वहां पे भी जो सीसीटीवी और वीडियो पब्लिक में भी डाल दी। नहीं वो तो जब दंगा होता अच्छा तब कहते हैं मुल्लों ने किया। अच्छा। तो वो चूंकि वो नौबत ही नहीं आई, उससे पहले ही पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे देखे, पुलिस ने कहा ये खुद ही कर रहे हैं। और जैसे जो उन्होंने सोचा वही पुलिस ने सोचा, उन्होंने बंद कर दिया। उन्होंने शुरू में पुलिस को बताया कि हम हिंदू हैं, लेकिन पुलिस ने उनकी बात नहीं मानी, बोली ये मुल्ले हैं, झूठ बोलते हैं। तो उन्होंने उनके खिलाफ जो है कार्रवाई शुरू कर दी। कार्रवाई शुरू करने का वाकई पता चला कि ये तो हिंदू है। तो एक तरह से आप समझिए लगातार एक पैटर्न है। ये जितने भी लोग पत्थरबाजी करते हैं, आप समझिए स्कल टैप पहन कर, जालीदार कैप पहन, ये सारे आपको मैं बताऊं उनको कोई नहीं पकड़ा गया आज तक। अगर आप पकड़ेंगे तो मैं कहता हूं 99% वो हिंदू निकलेगा, वो और आरएसएस का आदमी निकलेगा, बजरंग दल का निकलेगा, विश्व हिंदू परिषद का निकलेगा। क्योंकि दंगा फसाद फैलाने के लिए ये हिटलर का वही तरीका है जो मैं हमेशा कहता हूं कि पोलैंड में पहले उसने अपने सैनिकों को पोलैंड की वर्दी पहनाकर घुसेड़ा, और फिर उन्होंने जर्मन सैनिकों पे हमला किया, और फिर उसने कहा कि हम बदला लेंगे। और उस बदला लेने की आड़ में उसने जो है उन पर विश्व युद्ध जो है दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। जी। इसी तरह का मदुरई में एक प्रकरण आया था 2 साल पहले, कि वहां पर भी वो गाय की पूंछ और सूअर का मांस लेकर जो है वो एक मंदिर में डाल दी और एक मस्जिद में डाल दी। जब वहां की पुलिस ने, तमिलनाडु पुलिस ने उसकी जांच की तो वो हिंदू निकला और उसको फिर उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। तो अब एक नया चलन शुरू हुआ है जो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, कि गवर्नमेंट कहती है कि जहांगीरपुरी में जो पकड़े गए उन पे NSA लगा दो। और ये जो अयोध्या में पकड़ा गया, मैं जहांगीरपुरी के बारे में बताना चाह रहा था। जहांगीरपुरी में भी एक ऐसी वीडियो सामने आई थी कि इस जो जुलूस था उसी में से एक आदमी निकलता है और वहां से पत्थर उछालता है। वो करौली की है। अच्छा, वो करौली की। करौली में भी यही हुआ, हिम्मतनगर में भी यही हुआ, इवन जो मध्य प्रदेश में हुआ खरगोन में, वहां भी यही हुआ। ये इनका सेट पैटर्न है। दंगा फैलाने वाला जो पक्ष होता है, जो मजबूत पक्ष होता है, उसके हित में होता है दंगा फैले। इसीलिए वो शैम या बोगस वर्दी पहनाकर जो है अपने ही स्वयं सेवक को भेजता है, और वो जो है दंगा करता है। और फिर पीछे से, क्योंकि टोपी लगाई मैंने, टोपी हटा ली, तो 1 मिनट में मेरा रूप बदल गया, मैं मुसलमान से हिंदू हो गया, और पहन ली तो मैं हिंदू से मुसलमान हो गया। तो आप ये देखिए कि इन सब पे इस बार NSA लगा है, और कोई एक्ट नहीं लगा। अच्छा। सिडिशन का चार्ज नहीं लगा, UAPA भी नहीं लगा, और सिर्फ जो है NSA लगा। अब NSA के बारे में आप एक बात समझ लीजिए कि अभी जो है सुप्रीम कोर्ट सोमवार को, आज हम बात कर रहे हैं, कल जो है सिडिशन के ऊपर पूरी बहस करेगी, पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनेगी कि क्या ये लॉ गलत है, हटने चाहिए या नहीं हटने चाहिए। और मेरा अपना गट फीलिंग है कि ये एक्ट को सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि सिडिशन का एक्ट जो है गलत एक्ट है और इसे कानून की किताब में जगह नहीं दी जानी चाहिए। यानी सिडिशन यानी देशद्रोह जिसे कहते हैं। अब उसमें जो ये जो NSA लगाने की परंपरा यूपी से शुरू हुई है, योगी आदित्यनाथ ने NSA लगा दो, NSA लगा दो, NSA लगा दो। तो मैंने कहा कि NSA एक्ट तो पढ़ो, जी, क्योंकि वकील का काम है पढ़े, वैसे तो हर आदमी को कानून जानना चाहिए। तो मैंने उसमें विचित्र बात पाई। विचित्र बात ये पाई कि पहला तो ये कानून जो है सिक्योरिटी ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। अगर नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है तब NSA लगना चाहिए। अब आप देखिए मस्जिद में अगर किसी आदमी ने गोश्त फेंक दिया और उसने जो है टोपी लगा ली और कुरान शरीफ को बेअदबी कर ली, तो उस पर NSA क्यों लगना चाहिए? इससे भारत पाक के रिलेशन तो प्रभावित नहीं होते। भारत और चीन के भी नहीं होते, या हमारे जो मुस्लिम देश हैं मिडिल ईस्ट के, उनसे भी नहीं होते। तो ये लगाते क्यों है? तो जब मैंने पढ़ा तो उसमें बड़ी एक अजीब सी बात पढ़ी, गोरख धंधे वाली, जो मैं आपको भी पढ़ के बताता हूँ और इन लोगों को भी बताता हूँ, कि लिखा है कि जो डिटेंशन का ऑर्डर है NSA में, यह है कि 1 साल तक आप किसी भी आदमी को डिटेंशन ऑर्डर रखकर जो है अपनी गिरफ्तारी में रख सकते हैं, और उसको ना जमानत मिलेगी, ना उसकी जमानत सुनी जाएगी, ना मुकदमा होगा, ना चार्जशीट होगी, सुनाई नहीं जाएगी। अच्छा। तो 1 साल तक 12 महीने तक वो डिटेंशन में रह सकता है, मतलब बगैर कोई वजह दिए भी 1 साल तक आप। नहीं, यही तो मजे की बात है। अब डिटेंशन ऑर्डर होता है तो आप उसके बोर्ड के पास जाएंगे, कहेंगे जी डिटेंशन ऑर्डर गलत है। तो इस कानून में, ये विचित्र कानून है, इसमें लिखा हुआ है सेक्शन 5A में कि ग्राउंड ऑफ डिटेंशन में कि ऐसा डिटेंशन का ऑर्डर इनवैलिड नहीं माना जाएगा या गलत नहीं माना जाएगा, चाहे ये ऑर्डर जो है वेग हो, स्पष्ट हो, इसमें कोई आए बाएं शाएं कुछ चल रहा हो, तब भी ऑर्डर ठीक है। दूसरा वो कहते हैं ये नॉन एग्जिस्टेंस हो,
यानी जिस घटना की बात हो रही है, अगर वो घटना नहीं भी हुई, उसका अस्तित्व ही नहीं है। मान लो एक आ गया कि इस आदमी ने फलाने मंदिर में जाकर जो है ये उपद्रव फैलाया, बाद में पता चला उस जगह पे मंदिर है ही नहीं, तब भी एनएसए लागू रहेगा। तीसरा ये कहते हैं कि नॉट रिलेवेंट, यानी अगर मैं कहूं कि भाई अब बेंगलोर में जो है किसी मंदिर में या कोई घटना हुई, उसका जो है, मैं दिल्ली में बैठा हुआ हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट में उस समय मौजूद हूं जिस समय घटना हो रही है, तब भी वो कहेंगे एनएसए लागू होगा। यानी आप हैं या नहीं है, कुछ भी है, नहीं, हर हाल में होगा। और उसके बाद ये कहते हैं कि नॉट कनेक्टेड और प्रोक्सीमेटली कनेक्टेड विद सच पर्सन। अगर किसी आदमी ने, ये महेश कुमार मिश्रा ने ये क्राइम किया है, जो अयोध्या वाली हम बात कर रहे हैं, हिंदू है, और उसने मस्जिद में जो है टोपी पहनकर जो है कुरान शरीफ का बेद भी की और वहां पर मांस डाला, वहां उसके बारे में चाहे मेरा उससे कोई संबंध ना हो, मैं उसे नहीं जानता, वो उसे नहीं जानता, कोई संबंध नहीं है, हमारा कोई दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, तब भी ये जो है डिटेंशन ऑर्डर सही माना जाएगा मेरे ऊपर। बताइए। और पांचवी बात तो बहुत ही ऐसी है कि आदमी बाल नोचले और गंजा हो जाए। लिखा है कि अगर आप इसे ऑर्डर को ये प्रूव कर दें कि इनवैलिड है, ये ऑर्डर लग नहीं सकता, गलत है। मान लो एक ऐसे बच्चे पे लग गया कि जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ और उस पे एनएसए लग गया, और मैं प्रूव कर दूं कि इस बिना पे ये जो है ऑर्डर जो है गलत है, कहीं बच्चा ही नहीं है, अभी बच्चा ही पैदा नहीं हुआ, तब भी ये ऑर्डर जो है लागू रहेगा। जी जी, ये कमाल की बात है। यानी ऐसे बेवकूफी वाला कानून 1980 में देश में लागू है, आज 42 साल हो गए हैं। और हम कहते हैं कि हम जो है बड़े वैज्ञानिक देश हैं, बड़े न्यायपूर्ण देश हैं, बड़े लोकतंत्र के हकदार वाले लोग हैं, लोगों के नागरिक अधिकार बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट कल इस पे बहस करेगी कि क्या सिडिशन का कानून जो है रद्द होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं सिडिशन के कानून से ज्यादा खतरनाक कानून जो है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, जिसको रद्द करना सबकी मजबूरी है, होना चाहिए, और लोगों को इसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी। ये बहुत, देखिए, अगर कोई पुलिस वाला तय कर ले कि आपको किसी भी तरह से जेल में डालना है, तो वो 1 साल तक तो ऐसे डाल देगा कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये कितनी खतरनाक बात है। देखिए, कानून सबके लिए, संविधान, सजा उसको मिलनी चाहिए जिसने क्राइम किया है। बिल्कुल बिल्कुल। निरपराध हमारे कानून का आधार है, वो ये है कि 100 गुनाहगार छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल। ये कानून कहता है कि बेगुनाह को हर हाल में सजा मिलनी चाहिए, चाहे टांग के उठा के उसको सजा दो या गले में फांसी लटका के दो, लेकिन सजा जरूर दो, चाहे उसकी जुर्म किया हो या ना किया। तो ये तो बिल्कुल अंधा कानून वाली बात हो गई। ये अंधा क्या, बर्बर कानून है, डिक्टेटोरियल है, हिटलर का कानून है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखिए, डेमोक्रेसी में ऐसे कानून हमारे मुल्क में हैं, ये बहुत ही ताज्जुब की बात है, शर्मनाक बात है। और संसद ने पास किया। हाँ बिल्कुल, और लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ने पास किया, राष्ट्रपति ने उस पर अपनी कंसेंट दी। यानी आपने जिन लोगों को पार्लियामेंट में भेजा है, सारे के सारे गधे हैं। वो गधे हैं, वो तो अपनी जगह, वो हमारा गला काटने का इंतजाम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। अच्छा, ये ओवरऑल जो देश में महंगाई है, जो अलग अलग तरीके से अपने रूप धारण किए हुए और परेशान कर रही है हर इंसान को, और उसके साथ साथ बेरोजगारी, इतनी बड़ी बेरोजगारी के कहा जाता है 45 साल में, मुझे तो नहीं लगता कि 45 क्या 100 साल में भी ऐसी कोई बेरोजगारी होगी। आधी जनसंख्या 45 करोड़ लोगों ने तो उम्मीद ही छोड़ दी है कि हमें कोई रोजगार मिलेगा। भाई, मुझे कभी कभी फोन आते हैं ये सोच करके कि ये मीडिया वाला आदमी है, ये कभी कुछ बात उठा सकता है। अभी मैं ताज़ा बता रहा हूँ कि एक लड़का ये कहता, मेरे माँ बाप जो हैं वो 70-75 साल की उम्र है, मुझे कैसे कैसे करके बीएड कराया है और पढ़ाया है, और कहीं कोई नौकरी नहीं मिल रही, कहीं कोई जगह नहीं निकल रही, क्या करूं मैं, क्या समझ नहीं आता। तो इस तरह के नौजवानों में बेचैनी, जिनको खाने के लिए मुश्किल है, जो अपने माँ बाप से एक तरह से तैयार करके वो पैसा खर्च कराया है, उन्होंने अपनी जमा पूंजी सब खर्च कर दी, और अब उनको अपने माँ बाप को 2 रोटी खिलाने या अपने खाने के लिए भी कोई रास्ता नहीं बन पा रहा है। ये कुछ इस सूरत हाल से कैसे निकला जाए, क्या कुछ है? देखिए, इस सूरत हाल के बारे में जो देश की वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, वो बड़े मजाक से कहती है कि महंगाई बढ़ रही है, लेकिन ये गंभीर स्थिति नहीं है। अच्छा। अब मुझे नहीं समझता आता कि 14.99% अगर महंगाई बढ़ रही है देश में, और उसको वित्त मंत्री का ये गंभीर बात नहीं है, तो गंभीर बात कब होगी? जब हिंदुस्तान के लोग जो है, यानी आप समझिए श्रीलंका की तरह सड़क पे आ जाएंगे, या नेपाल की तरह या पाकिस्तान की तरह वहां पर सड़क पे आ जाएंगे। यानी कि सरकार ने अपनी एक बैरोमीटर तय की कि हम जो है 6% महंगाई से ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे, जबकि 6% भी बहुत ज्यादा है। यानी 6% साल में 6% बढ़ने का मतलब है हर महीने बढ़ेगी।
तो ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह से होगी। बिल्कुल। और उसको 106 हो उस गए। पे वो चर्चा करने को तैयार नहीं औरत। वो कहती है गंभीर स्थिति नहीं है। बताइए, यानी जिस आदमी को गंभीर, यानी डॉक्टर कहे जी मरीज की हालत बड़ी खराब है, आईसीयू में है, वेंटिलेटर पे है, कहे कोई चिंता की करने की बात नहीं, सांस तो चल रही है। तो यानी मरते हुए मरीज को देखकर भी जब तक सांस चल रही है उसे कहते रहो कि सांस चल रही है, और जब चली जाएगी तो चली जाए। फिर तो कुदरत का काम है, हम क्या करेंगे, नेचुरल है। ये सरकार जो है ऐसे जाहिली लोगों के पास है। और सबसे बड़ी बात तो वो बाबा रामदेव है, वो दाढ़ी बढ़ाकर आधी आंख से जो है 25,000 करोड़ का आदमी बन गया पिछले 5 साल में। और 25,000 करोड़ का आदमी वो बच्चों को बरगलाता था, बच्चों 70 रुपए वाला पेट्रोल चाहिए या 30 रुपए वाला चाहिए, और बच्चे गधे की तरह कहते थे हमें 30 वाला चाहिए। तो 30 वाला ले लिया उन्होंने। अब वो 130 जब हो जाएगा तब वो रामदेव के पास गए, तो एक जर्नलिस्ट से सवाल किया तो कहता तू क्या मेरी पूंछ फाड़ लेगा। तो यानी देखिए ऐसे बदतमीज आदमी जिसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, भगवा पहन रखा है, झूठ बोलता है, देश की दौलत को लूट रहा है, सबसे बड़ा लुटेरा है, सुरुचि सोया को हड़प कर गया। 25,000 करोड़ रुपए में 22,000 करोड़ रुपए बैंकों ने उस पे एक तरह से उसको उसकी झोली में डाल दिया। यानी चोर, डकैत, गुंडा आदमी जो कहता था 30 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा, अब कहते मेरी पूंछ फाड़ लो। तो वो मेरे को नहीं कह रहा, वो मोदी को कह रहा है पूंछ फाड़ ले। क्योंकि मोदी का ही उसने समर्थन किया था, मोदी उसके गले मिलता था, कहता था ये योग ऋषि हैं, ये बड़े देश के कल्याणकारी हैं। तो ये सारा चोरों का गिरोह है। ये चोरों का गिरोह जो है देश की जनता को लूट रहा है। महंगाई बढ़ रही है, महंगाई की चिंता किसी को नहीं है, और जनता को ये कहते हैं कि तुम जो है आज भी किसी भी टीवी चैनल पे महंगाई पे कोई कार्यक्रम नहीं देखोगे। अच्छा, देश को जिस तरह से लूटा वो तो अपनी जगह लूटा, लेकिन एक और बहुत ही गंभीर बात है, और ये धार्मिक नहीं हो सकती बात, लोगों को गोबर खाने पर और पेशाब पीने पर मजबूर कर दिया, इतना दिमाग खराब कर दिया लोगों का। देखो बड़े मजे खुशी से पीते हैं। खुशी से पीते हैं। यानी ये अजीब देश बना दिया है कि दूध को तो नदी में बहा दो, अच्छा, घी को जला दो दिए में, और मूत पीने लगो। गाय का बछड़ा इनसे ज्यादा कलमंद है। जी। कभी आपने देखा है गाय का बछड़ा अपनी माँ का मूत पी रहा हो? नहीं, कभी नहीं होता। तो इसका मतलब बछड़े में ज्यादा कल है जो इनमें नहीं है। जी। तो ये मतलब अंधभक्त बनाने की ये हालत। और मैं फिर एक बार याद दिलाता हूँ, हमारे एक पत्रकार दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि साहब एक जगह ये आरएसएस बीजेपी के लोग थे और उन्हें वो गौमूत्र पिलाने को प्रमोट करना था, तो उन्होंने एक बाजार में एक ड्रिंक आता है, उसे एपी कहते हैं। एपी होता है, उसको अगर गिलास में आप डालो तो वही कलर होता है तकरीबन पेशाब का कलर। मैं कहता हूँ अगर कोई ड्रिंक का कलर पेशाब जैसा हो तो आदमी वैसे ही ना पिए। वो एपी कंपनी बंद हो जानी चाहिए। बिल्कुल। तो वो खुद पेशाब नहीं पिया उन्होंने, वीडियो में दिखाया लोगों को जैसे हम पेशाब पी रहे हैं। तो उस रास्ते से लोगों को बेवकूफ बनाने का ऐसा इंतजाम। आप इंटरनेट पे जाइए, गूगल में सर्च करिए, दुनिया का सबसे घृणित भोजन कौन सा है, तो एक फोटो आएगी। जी। वो फोटो ऐसे आएगी जैसे किसी आदमी ने ताजा की हुई लेटरिन जो है किसी प्लेट में डाल के आपको परोस दी हो। तो वैसा जो उसका कलर आता है, वैसा जो उसका दिखावा आता है, तो उसको इंटरनेट कहता है, गूगल कहता है दुनिया का सबसे घृणित तरीका है। क्योंकि उसमें आपके दिमाग में सीधी सी बात आएगी, हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग कड़ी नहीं खाते इसलिए, क्योंकि कड़ी खाते उन्हें लगता है दस्त वाली कोई चीज आ रही है। ऐसे भी लोग हैं हिंदुस्तान, और यहाँ के लोगों को ये प्रेरित करते हैं तुम पेशाब पियो, तुम गोबर खाओ। तो ये समझो ये आदमी की जहालत की इंतहा है, आखिरी इंतहा पे पहुंचा दिया। और उसके लिए जो लोग तैयार हो गए वो उस स्टेज में पहुंच चुके हैं और बड़े उनके पास अब दिमाग नाम की कोई चीज रही नहीं है, अपना फायदा नुकसान भी नहीं समझ सकते, हम मरें या जिएं ये भी फैसला नहीं ले सकते। तो ये सूरत हाल है। और महंगाई के बारे में जो आपने बताया, और जिस तरह से हमारी वित्त मंत्री कह रही हैं कि अभी कोई चिंता की हालत नहीं है, चिंता की बात नहीं है, ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। आखिर में कुछ कंक्लूडिंग कुछ अगर आप कहना चाहें तो। आखिर में मैं फिर वही बात पे आऊंगा कि मोदी जी बड़ी सफाई के साथ ये नहीं बताते, ना उनका गोदी मीडिया बताता। और अब तो देखो, पहले तो छुपकर जो है अडानी अंबानी को हम कहते थे कि इसे मीडिया पे कब्जा कर लिया। जी। अब तो उससे ऑफिशियली एक नेटवर्क बना लिया। जी। अच्छा। और नेटवर्क बना के वो कह रहा है जी मैं जो है सारे अखबार और चैनल और इन सब पे अपना दखल रखूंगा। तो अगर देश को बचाना है तो मीडिया के व्यवसाय को व्यवसायियों से, कारोबारियों से दूर रखा जाना चाहिए। अमेरिका में व्यवस्था है
कि अगर आप अखबार चलाते हैं, अगर आप और चीज चलाते हैं तो आप मीडिया नहीं चला सकते। यही व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया में है, यही इंग्लैंड में है। हिंदुस्तान में घालमेल है। हिंदुस्तान में सेठ कहता है कि जैसे लाइजन ऑफिसर रखा, ऐसे एक संपादक रख लो, एक चैनल खरीद लो, एक अपना जो है यूट्यूब चैनल शुरू कर लो, एक अपना जो है सैटेलाइट चैनल स्थापित कर लो, तो उससे वो जो है मंत्री के करीब जाएगा और दलाली करेगा। तो इस पर सबसे बड़ी जरूरत यह है कि हिंदुस्तान में सेपरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज होना चाहिए। जो लोग खबर पालिका के लोग हैं, जो कि लोकतंत्र का चौथा खंभा है और जो निजी जीवन में व्यवसाय करते हैं, उन पे रोक होनी चाहिए। वो एक ही आदमी ये सारे काम ना करे। और जो अडानी ने जो किया है, ये खतरा है। जो मैं पहले से कहता था कि पहले 78% उसके पास मीडिया चैनल थे, अब वो जो है अपने चैनल लाकर जो है अपनी तरफ से, जैसे रामदेव है वो अपना एक चैनल चलाता है, साधना चैनल है उसका, उस पर उसकी वो आएगी, वो अपने स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम कराता है। अभी मैं न्यूज़ 24 में गया तो वहाँ उसका रामदेव का चल रहा था आरोग्य प्रोग्राम। तो ये समझिए ये मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हैं। और मीडिया को गरीबी का इशू, बेकारी का इशू, लोगों की जो है अर्थव्यवस्था खराब हो रही है उसका इशू, बच्चों की शिक्षा का इशू, स्वास्थ्य का इशू, ये मीडिया को उठानी चाहिए। जो मीडिया नहीं उठाता, आप एक बात समझ लीजिए, ये मीडिया जो है बिका हुआ है, आप उस मीडिया को देखना बंद कर दें। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र कुमार जी। आपने बहुत ही संक्षिप्त में जो आखिर में कंक्लूड किया वो बहुत ही अहम है। और मीडिया और दूसरा कारोबार का घालमेल जो है वो उसने बहुत नुकसान पहुंचाया। और जब मीडिया उन लोगों के हाथ में पहुंच जाएगा तो देश का, समाज का भला नहीं हो सकता। जिस तरह से मोदी जी ने पेट्रोल और उसके जो है वो दूसरे राज्यों पर डाल दिया, उसके अलावा अयोध्या में क्या कुछ हुआ वो आपने बताया कि हिंदुओं ने मुसलमानों का एक तरह से रूप धारण करके फसाद कराने की कोशिश की गई थी। पुलिस से भी ये गलती हुई कि वो तब तक समझती रही कि ये मुसलमान हैं, और जब उन पर कानून लागू हो गया उसके बाद पता चला कि वो हिंदू हैं। अब देखिए किस तरह से पुलिस उन्हें बचाएगी, ये भी एक देखने का वक्त होगा। देखने के साथ समझेंगे कि आखिर अपनी ही गलत फहमी जो उन्होंने की और जिसके नतीजे में हिंदुओं पर ऐसे लगा, उन्हें फिर अब वो कैसे बचाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र कुमार जी, आपने वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।